आपका दोस्त प्रवीण हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक डार्क इंडियन इंडिपेंडेंट हॉरर फिल्म को जिसका नाम है मृत। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रोमा नाम की लड़की को देखते हैं जो आराम से अपने रूम में सो रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो उसका गला दबाने लगता है। और ये लड़का रोमा का बॉयफ्रेंड ही था, उसका नाम था चिराग। लेकिन दूसरे ही पल हम देखते हैं कि चिराग वहां पर था ही नहीं, मतलब वो सपना देख रही थी। इसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो हैरान थी कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा कि चिराग मेरा गला दबा रहा है। खैर वो इसे महज एक सपना समझकर इग्नोर कर देती है। अच्छा, रोमा यहाँ शहर में जॉब करती थी तो मंडे टू फ्राइडेज का शेड्यूल बहुत टाइट रहता था। आज शनिवार का दिन था, छुट्टी थी, तो ये अपना आराम से सोकर लेट उठी थी। वो तो सपने ने डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो अभी और सोती। खैर जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो सामने टेरेस था और वहीं पर चिराग खड़ा था। उसके हाथ में एक लेटर था, कहता है और नींद पूरी हो गई। रोमा कहती है हाँ यार, अच्छे से सोई मैं, हफ्ते भर की सारी थकान मिट गई। फिर वो लेटर के बारे में पूछती है कि ये लेटर कैसा है, तो चिराग बताया कि ये लेटर उसके गांव से आया है। फिर रोमा उस लेटर को पढ़ती है और बताती है कि अरे मम्मी ने भेजा है, संडे को घर में हवन रखा है, बुला रही हैं। चिराग को अजीब लगता है, कहता है कि आंटी के पास फोन नहीं है क्या, चिट्ठी भेज रही है। तो रोमा बताती है कि उसकी माँ फोन यूज नहीं करती और वैसे भी उनके गांव में नेटवर्क ठीक से नहीं आते। अब ये तो कहती है कि यार काफी टाइम बाद माँ ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा, तुम भी चलो, इस बहाने माँ से भी मिल लोगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो ये कहता है क्या गाँव में जहाँ नेटवर्क ठीक से नहीं आते? नहीं यार सॉरी, मैं नहीं आ रहा। तो उसने तो मना कर दिया। रोमा उसे फर्व भी नहीं करती, कहती कोई बात नहीं। फिर वो अपना फ्रेश होने चली गई और तभी इसके बाद चिराग को एक कॉल आता है जिससे कि वो परेशान सा हो जाता है। अभी वो कॉल नहीं उठाता, पहले जाकर देखता है कि रोमा तो नहीं यहाँ पर, वो नहीं थी। तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसको कॉल बैक किया। तो दूसरी तरफ जो आदमी था वो गुंडा टाइप था, वो इससे 25 करोड़ मांग रहा था और धमका रहा था। मतलब ये उनके साथ मिलकर कुछ किया होगा सट्टा वट्टा। अब वो इससे 25 करोड़ मांग रहे हैं लेकिन इसकी हैसियत ही नहीं, वो कैसे देगा। तो ये डरा हुआ था और उनका तो ये था कि अब तू चोरी कर, बैंक लूट, कुछ भी कर, लेकिन 25 करोड़ हमको चाहिए, नहीं तो तू गया। तो ये उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं कैसे भी करके आपको पैसे दे दूंगा। अब इसके बाद वो वहीं पे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। देखा कि रोमा आ रही है तो उसे दिखाने के लिए झूठ मूड में स्माइल करने लगा और क्या कहता है कि चलो चलते हैं गांव माँ जी से आशीर्वाद ले ही लेते हैं, जिससे रोमा खुश हो जाती है। बस फिर क्या था, दोनों अपना पैकिंग वैकिंग करे और निकल गए। गांव ज्यादा दूर भी नहीं था इनका, ये था कि 2 दिन रुकेंगे और मंडे तक लौट आएंगे। अब कुछ पकाओ बॉस, होते हैं ना जो सैटरडे संडे में भी कॉल करते हैं, काम के बारे में बात करते हैं। तो रोमा का बॉस भी ऐसे ही था, वो इसको छुट्टी में ही कॉल कर दिया और कह रहा था कि ये वाला काम मंडे से पहले निपटाओ। तो ये कहती है ठीक है सर, हो जाएगा। फिर चिराग से कहती है बताओ यार छुट्टी में भी काम करना पड़ेगा। वो तो अच्छा है कि मैं लैपटॉप ले आई। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर एक पतली सी रोड थी, वहाँ एंटर करते हैं। रोड के साइड में एक बड़ा सा पार्क जैसा एरिया था, वहीं पर कोई खड़ा था। असल में वो एक तांत्रिक था और वो इनकी कार को वहां से गुजरते हुए देख रहा था बड़े ध्यान से। खैर फाइनली अब रोमा अपने घर पहुंचती है, चिराग को दिखाती है कि वो देखो वो है मेरी माँ का घर। फिर दोनों मेन डोर तक पहुंचते हैं। रोमा दरवाज़ा नॉक करती है तो एक नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है। पहले वो चुपचाप रोमा को देखता है, फिर चिराग की तरफ देखता है, फिर सर पर ऐसे हाथ फेरता है और फिर एकदम से बोलता है जी मैं हूँ राम सरकार, आइए आपका स्वागत है। फिर ये लोग घर में एंटर करते हैं कि तभी चिराग को एक अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन रोमा को नहीं आई थी। वो पूछती है क्या हुआ, तब तक स्मेल बंद हो गई थी। ये कहता है नहीं कुछ नहीं, चलो। फिर ये दोनों जाकर सामने सोफे पर बैठ गए। तभी एक नौकरानी इनके लिए पानी लेकर आई और उनको बताया कि मैम आपके लिए ये वाला रूम है और सर आपके लिए वो वाला है। फिर चिराग अपने वाले रूम में चला गया, बेड पर बैग रखा और बैठ गया। अब बाहर की तरफ एक दरवाज़ा था जो घर के बैकयार्ड की तरफ निकलता है, तो ये वहाँ से बाहर निकला और देख रहा था कि रोमा का रूम कौन सा है और फिर मन में कहता है अच्छा तो इस बालकनी से रोमा के रूम में जाया जा सकता है। दूसरी तरफ रोमा अपनी माँ से मिलने जाती है। उसकी माँ कहती है और गुड़िया कैसी हो। रोमा की माँ उसको गुड़िया बुलाती थी, कहती है कैसी हो गुड़िया, सब ठीक है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। रोमा कहती है जी माँ जी सब ठीक है, मैं अच्छी जॉब भी कर रही हूँ और मेरा एक दोस्त है चिराग, वो भी मेरे साथ आया है। तो फिर इसकी माँ सर पर ऐसे हाथ फेरती है, फिर कहती है ठीक है बेटा, इस बारे में भी बात करेंगे बाद में। तभी वो जो तांत्रिक था ना वो यहाँ पर आता है और वो इसकी माँ का जानने वाला ही था। दूसरी तरफ चिराग किचन में था, वो पानी पी रहा था। तभी उसको फिर से अजीब सी स्मेल आती है। किचन से सटा हुआ बाइक रूम था, ये स्मेल वहां से आ रही थी। अब ये दरवाज़ा खोलकर देख ही रहा था कि तभी पीछे से नौकरानी आ जाती है कि क्या हुआ साहब, मेम साहब को ढूंढ रहे हो। अरे वो बाहर है बड़ी मेम साहब के साथ, जाइए आप भी मिल लीजिए। बस फिर कहता है अभी आंटी से मिलने जाता है, कहता है नमस्ते आंटी जी। आंटी जी वैसे आपका एक गांव तो कमाल का है, एकदम शांत और सुकून भरा। अच्छा हुआ कि मैं भी रोमा के साथ यहाँ पर आ गया, नहीं तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिस कर देता। तभी रोमा कहती है कि उसे अपने बॉस को कॉल करना है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क इशू है तो थोड़ा बाहर होकर आती हूँ। उसकी माँ बोलती है ठीक है गुड़िया, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना और अंधेरा होने से पहले आ जाना।
वो क्या है ना कि यहाँ पर कुछ जानवर वगैरह भी हैं, तो ध्यान रखना। अब वो नौकरानी थी ना, वो छुट्टी लेके जा रही थी, तो रोमा उसके साथ ही निकल जाती है। और अब चिराग आंटी से बात करने लगता है। पहले तो रोमा की तारीफ करता है, बहुत अच्छी है रोमा, बहुत अच्छे नेचर की है, बहुत ध्यान रखती है मेरा। उसने तो बताया होगा ना आपको हमारे बारे में। आंटी कहती है हाँ उसने बताया है। अच्छा इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, वो मेरे संध्या पाठ का समय हो गया है तो मैं चलती हूँ। फिर वो चली गई। दूसरी तरफ रोमा नेटवर्क की तलाश में काफ़ी दूर निकल गई थी। अब यहाँ से नौकरानी के घर का रास्ता अलग था, तो बोलती है कि ठीक है मैम साहब अब मैं चलती हूँ। रोमा कहती है चलो ठीक है जाओ तुम। फिर वो चली गई। खैर अब जाकर रोमा को नेटवर्क मिलता है, तो वो अपने बॉस से बात करने लगती है कि तभी उसके सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं। और शायद ये वही गुंडे थे जो चिराग से पैसे मांग रहे थे और उसके पीछे वो यहाँ तक आ गए थे। लेकिन रोमा को कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग कौन हैं। दूसरी तरफ चिराग घर के बैकयार्ड साइड में घूम रहा था। इसी दौरान उसे एक बंद रूम दिखता है। उस पर ताला लगा हुआ था और उसके पीछे 2 लोग खड़े थे, जैसे वहां पर पहरा दे रहे हो। तो चिराग कहता है वो लगता है मैं गलती से यहाँ पर आ गया, ठीक है मैं चलता हूँ। फिर वो चला तो गया, लेकिन उसके दिमाग में ये घुस गया कि इस रूम में ऐसा क्या है जिसकी ये लोग पहरेदारी कर रहे हैं। फिर वो रात में छुप कर देखने जाता है, तो वहां पर वो दोनों तो थे ही, उनके साथ वो तांत्रिक भी था। वो किसी का वेट कर रहा था। तभी एक आदमी वहां पर आता है। फिर वो तांत्रिक दरवाजा खोलकर उसके साथ अंदर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। तांत्रिक दोबारा दरवाजा बंद करके ताला लगा देता है और फिर वो आदमी चला जाता है। चिराग सोच रहा है कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सब सोकर उठ चुके थे। नौकरानी आकर सबके लिए चाय बनाना भी शुरू कर दी थी, लेकिन राम सरकार अब तक सो रहा था, जो कि अजीब था क्योंकि जनरली नौकर तो मालिक से पहले उठ जाते हैं। नौकरानी भी कहती कि पता नहीं कैसे रख लिया इसको। रोमा पूछती है कि वैसे कब से काम कर रहा है। नौकरानी कहती है कि पता नहीं, मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ। तभी इतने में चिराग आता है। अरे चाय भी बन गई। फिर ये दोनों सोफे पे बैठकर चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे कि तभी एकदम से राम सरकार उठ के भी आ गया। पहले बस वो चुपचाप उनको देखता है, फिर वैसे ही सर पे हाथ फेरता है और फिर बोलता है कि कैसे हैं आप लोग, रात में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। चिराग कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। राम सरखा कहता है ठीक है सर, मैं जाके आपका कमरा साफ कर देता हूँ। फिर वो चिराग के रूम में सफाई का सामान लेकर जाता है, लेकिन सफाई नहीं करता। देखा कि चिराग का फोन बेड पे पड़ा है तो वो उसका फोन चेक करने लगता है। फिर उसका बैग भी चेक करता है तो उसमें गन रखी थी। ये उसे देखता है और फिर वापस बैग में वैसे ही रख देता है और रूम में सफाई भी नहीं करता, वैसे ही आ जाता है और वहीं बाहर सामान रख के चला गया। फिर वो दूसरी नौकरानी आती है तो बोलती है अरे साले बुड्ढे ने सफाई नहीं करी। फिर वही जाकर रूम साफ करती है। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं जो कि माला जप रही थी। तभी रोमा वहां पर चुपचाप आकर बैठ जाती है। फिर उसकी माँ जाप पूरा करके उससे बात करती है कि और गुड़िया कैसा लग रहा है गाँव आके। रोमा कहती है कि बहुत अच्छा, एकदम शांत, इतना कि कभी कभी तो अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा गुड़िया मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कहाँ और किसके लिए धड़क रहा है। तो शर्मा जाती है। फिर उसकी माँ कहती है कि लेकिन बेटा क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने एक सही इंसान का चुनाव किया है, क्योंकि पहले ही मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ इसलिए डरती हूँ। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है 8 साल पहले, जहाँ हम रोमा के भाई रोहन को देखते हैं और वो गलत लड़कों से दोस्ती कर रखा था। ये दोनों उससे अपने ही घर में चोरी करवाते थे और ये अपनी माँ के गहने इन दोनों को लाकर देता था। आज भी ये दोनों उसको बुलाकर पूछ रहे थे कि ले आया, ला दिखा क्या है, जल्दी दिखा। लेकिन अब वो मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम लोग उसे बेच कर ड्रेस खरीदते हो। तो हड़ी वाला कहता है कि अरे तो उसके बदले में तुझे लड़कियों से भी तो मिलवाते हैं। इस पर रोहन कहता है कि नहीं मुझे उनसे नहीं मिलना है, वो धंधे वाली है। तो हुडी वाला गुस्सा हो गया कि देख अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो खराब मत कर, समझा, ला क्या लाया दिखा। फिर वो दोनों जबरदस्ती उसकी जेब से कंगन निकालते हैं। कहते हैं अरे ये तो बहुत महंगा लग रहा है, क्या बात है लड़के, शाबाश। लेकिन तभी रोहन कहता है कि देखो ये तुम्हारा नहीं है, मेरी माँ का है, मुझे वापस दो। पत्थर उठा लेता है। तो हुडी वाले को बहुत गुस्सा आ गया कि साले मुझे पत्थर दिखाता है, और रोहन के हाथ से ही पत्थर छीनकर उस पर अटैक कर दिया। रोहन वहीं पर गिर गया, उसका सर फट गया था और खून बह रहा था। ये देखकर वो दोनों भाग गए। फिर इसके बाद घर पर रोहन की लाश आती है। उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी और इसीलिए वो रोमा से कह रही थी कि बेटा तुम होशियार लड़की हो, समझदार हो, तुम्हें इंसान की उसकी नीयत की समझ होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। रोमा कहती है कि मम्मी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे चिराग पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ चिराग बाहर था और इन्हीं गुंडों के साथ। इन लोगों में कुछ बातें होती हैं और फिर वो गुंडे चले जाते हैं और अब चिराग जो है अपने रूम में जाता है और बैग से वही गन निकालता है, लेकिन बस उसको देखता है और फिर वापस रख देता है। और अब इन सब के बाद हम देखते हैं कि वहां पर हवन होता है। रोमा और उसकी माँ का ध्यान तो पूरी तरह पूजा में था, लेकिन चिराग का ध्यान कहीं और था, वो कुछ सोच रहा था। फिर हवन के बाद रोमा की माँ उससे बात करती है। कहती है कि बेटा गुड़िया तुमसे एक बात करनी थी कि मैंने मंदिर और आश्रम बनाने की सोची है, जिससे कि जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, और इसके लिए जमीन भी देख रखी है जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ है। कहती है घर में इतने सारे पुराने गहने पड़े हैं, उन्हें बेचकर ये रकम आराम से निकल आएगी। रोमा कहती है कि जी मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये सब सुनकर चिराग के कान खड़े हो गए कि घर में 25 करोड़ के गहने हैं और मुझे पता ही नहीं। फिर वो रोमा को ऐसे दिखाता है जैसे वो नाराज है। रोमा पूछती है क्या वो कुछ बात है क्या।
तो ये कहता है कि यार तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जायदाद है। रोमा कहती है कि अरे वो सब गहने मेरे नहीं है, माँ के हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे कभी नहीं दी। सालों से उन्होंने वो जेवरात एक रूम में बंद करके रखे हैं। इससे चिराग को ये बात समझते देर नहीं लगती कि वो जो बंद रूम है ना, वहीं पर सारे जेवरात रखे हैं। बस फिर क्या था, रात को रोमा तो बेचारी अपना काम करके सोने चली गई और दूसरी तरफ चिराग अपने बैग से गन निकालता है। लेकिन जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो देखा कि वो तीनों रूम के सामने ही खड़े थे और वहां पर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था। मतलब वो दूसरा आदमी तांत्रिक के साथ रूम में जाकर आ चुका था और अब वो कहाँ जा रहा था, वो यहीं आ रहा था और ये भी वैसे ही सर पर ऐसे हाथ फेर रहा था। चिराग उसको देखते ही नीचे छुप गया और अब बस उसे नोटिस कर रहा था कि कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। तो देखा कि वो आदमी एक दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। फिर ये थोड़ी देर बाद जाकर दरवाजे में कान लगाकर सुना, सब शांत था। फिर ये भी अंदर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ से राम सरकार आकर उसको देख लिया। इधर चिराग एक पतले से कॉरिडोर वाले एरिया में था। वहां पर कई सारे रूम थे, दरवाजे थे, लेकिन ये सीधा सामने वाले दरवाजे में चला गया और वहां का नजारा देखकर इसके होश उड़ गए। सामने एक बड़ा सा संदूक था और उसमें पूरे सोने के जेवरात भरे पड़े थे। प्रॉपर खजाना था वो। इतने में राम सरकार यहीं आ रहा था। पहले वो साइड का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर वही दूसरा आदमी बेड पर सो रहा था। फिर वो खजाने वाले रूम की तरफ जा रहा था और चिराग को जैसे पता लगा कि कोई आ रहा है तो वो तुरंत छुप गया। तभी राम सरकार अंदर आया। इधर उधर देखा, उसको चिराग नहीं दिखा। फिर वो वापस चला गया। अब चिराग सोचा कि इस रूम में पकड़ा गया तो मुझे चोर समझेंगे, तो मौका देखकर वो दूसरे रूम में घुस गया। लेकिन इसको पता नहीं था कि यहाँ पर वो दूसरा आदमी सो रहा था और इसी हड़बड़ी में इससे वहां पर एक पेट गिर गई। बहुत जोर से आवाज आई। इसे लगा कि मैं पकड़ा गया, लेकिन वो आदमी वैसे ही सो रहा था। चिराग सोचता है यार कैसा आदमी है, कुंभकर्ण जैसा। इतनी जोर की आवाज से भी नहीं उठा। तभी चिराग को फिर से वही अजीब सी बदबू आई तो ये वहां से निकल गया। फिर सामने एक रूम था, उसमें चला गया और सीन यहीं पर कट हो गया। इधर रोमा आराम से अपने रूम में सो रही थी कि तभी अचानक गोली की आवाज आई दाएं। ये एकदम से उठ गई कि क्या हुआ। तभी एक आदमी आकर इसको बताया कि चिराग को गोली लग गई। ये सुनते ही इसकी हालत खराब। फिर वो आदमी इसको बाहर लेकर आया तो देखी कि चिराग नीचे पड़ा था और उसकी माँ तांत्रिक वहीं खड़े थे। रोमा तुरंत भागकर चिराग को देखने गई। उसके पास बैठकर रोने लगी। चिराग ये सब कैसे हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस को तो बुलाओ। उसकी माँ कहती है बेटा कोई फायदा नहीं, वो जा चुका है। तो ये टूट जाती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। चिराग आंखें खोलो। तभी तांत्रिक कहता है कि उसके लिए आंसू मत बहाओ, वो एक चोर था, वो तुम्हारी माँ के गहने चुराकर भाग रहा था। रोमा कहती है कि नहीं माँ, ये झूठ है, मेरा चिराग ऐसा नहीं था। उसकी माँ कहती है कि बेटा संभालो अपने आप को, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उससे बात करती है कि बेटा मुझे पता है तुम उसको कितना चाहती थी, उस पर कितना भरोसा करती थी, लेकिन बेटा उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें अंधेरे में रखा है। उसके संबंध कुछ अपराधी लोगों से थे जो उसके पीछे यहाँ गाँव में चले आए थे। चिराग ने हमारे पुश्तैनी जेवर चुराकर उनको दे दिए थे। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या डील हुई थी, लेकिन जेवर लेने के बाद उन्होंने चिराग को मार दिया और भाग गए। रोमा तो ये सुनकर सन रह गई। उसके लिए ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा चिराग सही लड़का नहीं था, तो उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। रोमा कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप उठकर चली जाती है। फिर अगली सुबह वो चुपचाप अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पार्क की तरफ देखती है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब चिराग के साथ वो कितनी खुश थी। इनफैक्ट पिछले दिन की ही बात है और अब देखो एक दिन में क्या से क्या हो गया। खैर अब रोमा कार में बैठकर निकल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में फिर वो गाड़ी रोक देती है क्योंकि उसका मन बहुत भारी था। और फिर वो स्टीयरिंग पर सर रखकर रोने लगती है कि तभी एकदम से उसके फोन में मैसेज आता है। क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क ठीक से काम कर रहा था तो उसके फोन में मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जो कि चिराग के थे। मतलब मरने से पहले ही चिराग ने इसको मैसेज भेज दिया था। लेकिन जब नेटवर्क खुला तब इसको एक मैसेज रिसीव हुए जिसमें चिराग उससे सॉरी बोल रहा था। कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। हाँ, कुछ गलत लोगों के साथ था मैंने कुछ गलत काम किए थे। मुझ पर 25 करोड़ का कर्जा था, मुझे कैसे भी करके उन्हें पैसे लौटाने थे। और जब मुझे तुम्हारी माँ के जेवरों के बारे में पता चला तो मैं उन्हें चुराने गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। मेरे दिमाग में बात आई कि ये खजाना यहाँ बिना सिक्योरिटी के ऐसे खुले में क्यों रखा है। ऊपर से वहां पर एक आदमी कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। इतनी जोर से आवाज होने के बाद भी वो नहीं उठा। उसके बाद एक रूम में मुझे किताब मिली और उसमें ये बताया गया था कि एक मुर्दे को कैसे काबू करना है। फिर वो उस आदमी को जाकर चेक किया तो पता चला कि वो आदमी सो नहीं रहा था, बल्कि वो आदमी कब का मरा हुआ था और अब तक उसकी लाश चल रही थी जिसे ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, राम सरकार भी एक मुर्दा ही था। ये लोग उसको कंट्रोल करके चलाते थे और जब नहीं करते थे तो वो पड़ा रहता था और सबको लगता था कि वो सोता रहता है जबकि वो मरा हुआ था। लेकिन मुर्दों को कंट्रोल करके ये लोग करते क्या है? खजाना ऐसे खुला क्यों छोड़कर रखते हैं? और उस दरवाजे में ऐसा क्या है जहां आप पहरा लगाकर रखते हैं? तो इन सब का जवाब हमें आगे मिलेगा। फिलहाल तो चिराग को इतना समझ में आ गया था कि इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। वो कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तुरंत यहाँ से निकल जाना। तभी इतने में इसको एक और मैसेज आया और ये उसके बॉस का था कि कहाँ हो, कब तक पहुंचोगी। ये बोलती कि हाँ सर, मैं निकल चुकी हूँ, बस आ ही रही हूँ। लेकिन तभी से ध्यान आया कि अरे लैपटॉप तो घर में छोड़ आई।
तो अब ये लैपटॉप लेने वापस जाती है और अब यहाँ पर तांत्रिक और इसकी माँ दोनों का गेम रिवील होता है कि चिराग को वो दोनों गुंडे नहीं मारे थे बल्कि ये लोग मारे थे। जब वो गहने चोरी करके गुंडों को देने जा रहा था तभी तांत्रिक उसको पकड़ लिया। उस पर गन तो थी लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उस पर अटैक कर दिया और फिर उसे रोमा की माँ के सामने ले गया। और रोमा की माँ को गहनों से कोई लेना देना नहीं था, लेना देना था लालची लोगों से। उसे लालची लोगों से सख्त नफरत थी क्योंकि इसी लालच के कारण उसने अपने बेटे रोहन को खोया था। रोहन की मौत के बाद ही इसकी माँ ने तुरंत तांत्रिक से पता लगवाया कि मेरे बेटे को किसने मारा है और वो दोनों को पकड़वा के ले आया। तभी उनसे पूछी कि क्यों मारा तुम लोगों ने मेरे बेटे को। तो दूसरे वाला तो चुप रहता है और जिसने मारा था वो कहता है कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा उसको। तो तांदर रैंडमली दूसरे वाले को पकड़ लेता है और अपनी शक्तियों से उसका दम घोटने लगता है। लिसो डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये इसने किया है, इसने मारा था। ये ड्रग्स खरीदने के लिए उसे गहनों की चोरी करवाता था। अब उसने मना कर दिया तो उसने मार दिया। मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। तो दूसरे वाला गुस्से से पागल हो गया। साले हरामखोर, गद्दार और उनके आदमी उसे छूट कर इसकी तरफ भागा। नीचे से एक पत्थर उठाया और इस पर चढ़ गया और सबके सामने पत्थर से पीट पीट कर उसे वहीं पर खत्म कर दिया। आंटी ने तो अब लाइव देख लिया कि ऐसे ही इसने मेरे बेटे को मारा होगा, लेकिन अभी वो लोग उसे कुछ नहीं करते। तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथी की छाती पर रखवा दिया कि देख, ये है बिना धड़कन का शरीर, एक मुर्दा, और अब देख। फिर वो उस पर अपना तंत्र करता है और वो लाश उठकर बैठ जाती है और फिर लाश कहती है कि इसी ने मारा है रोहन को। तो घबरा गया कि ये सब क्या है, मरा हुआ आदमी उठकर कैसे बोल रहा है। इतने में अब तांत्रिक ने उस पर अटैक कर दिया। वो उसको खत्म करने वाला था लेकिन आंटी ने उसको रोक दिया कि नहीं, इस कमीने को इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। और तब से ये लोग इसको जिंदा पकड़ के रखे हुए हैं, उसे रोज टॉर्चर करते हैं। 8 साल से वो आदमी इस रूम में बंद है, इसलिए ये लोग वहां पर पहरा देते हैं। लेकिन खजाने पर कोई पहरा नहीं, उसे खुला छोड़ रखा है क्योंकि वो एक ट्रैप है, लालची लोगों को फंसाने का एक ट्रैप। क्योंकि आंटी अपने बेटे की मौत को आज तक नहीं भूली हैं और उसकी मौत का बदला न सिर्फ उस आदमी से ले रही हैं बल्कि हर उस इंसान से ले रही हैं जिसके मन में लालच है। इसलिए पहले तो वो खुद लोगों को इनवाइट करती हैं और फिर पकड़े जाने पर उन्हें खत्म कर देती हैं। उन्हें पता था कि चिराग को 25 करोड़ की जरूरत है, इसलिए वो उसके सामने जानबूझकर 25 करोड़ के गहनों की ही बात करी थी। ये एक ट्रैप था, लेकिन जब तक चिराग को समझ आया देर हो गई थी और वो तो 2 तरफ से फंस गया था। गुंडों को गहने नहीं देता तो वो उसको मार देते, तो ये गहने चुराकर उनको देने जा रहा था और यही तो ये लोग चाहते थे। अब वो उसको रंगे हाथों पकड़ लिए और उसको खत्म कर दिए। लेकिन आंटी को चिराग की सच्चाई पता कैसे चली? मतलब रोमा जो उसके साथ रह रही थी उसको कभी पता नहीं चला, और ये गांव में बैठे बैठे उसके बारे में कैसे जान ली? असल में ये काम तांत्रिक का था। वो अपनी शक्तियों से पता लगाकर बताया था कि रोमा का बॉयफ्रेंड सही लड़का नहीं है, उसका संबंध कुछ अपराधियों से है। तभी से आंटी ने ठान लिया कि मैं इस लड़के को अपनी बेटी की लाइफ से निकाल कर रहूंगी, इसलिए वो हवन के बहाने उसको बुलाई समझाने के लिए। लेकिन रोमा तो चिराग को भी अपने साथ लेकर आ गई और दोनों का वेलकम सबसे पहले यही कर रही थी। राम सरकार की बॉडी यही कंट्रोल कर रही थी, इसलिए जब वो रोमा के साथ चिराग को देखी तो अपने सर पर ऐसे हाथ फेरी थी। दूसरे वाले का भी यही सीन था, इसलिए वो भी ऐसे कर रहा था। उसका इस्तेमाल वो उस आदमी को टॉर्चर करने के लिए करती थी, मेंटल टॉर्चर, क्योंकि उसे मुर्दों का फोबिया हो गया था, उसे मुर्दों से डर लगता था। तो दोनों को यही कंट्रोल करती थी और ये विद्या इसको तांत्रिक नहीं सिखाई थी, जिसमें किसी की भी मौत के बाद उसकी लाश को 48 घंटे के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। 48 घंटे के बाद बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है, फिर वो उनके किसी काम के नहीं बेकार है। बॉडी से मरे हुए की बदबू ना आए उसके लिए ये बॉडी में एक जड़ी बूटी डालकर रखते थे, लेकिन उसके असर की भी एक सीमा थी। मतलब दूर से पता नहीं लगेगा लेकिन बिल्कुल पास से तो स्मेल आएगी। इसीलिए चिराग को स्मेल आई थी, रोमा को नहीं, क्योंकि घर में घुसते हुए वो उसके साइड था और बिल्कुल उसके पास से गुजरा था, इसीलिए उसे 1 सेकंड के लिए स्मेल आई थी। उसके बाद फिर किचन में उसको स्मेल आई थी, क्योंकि सामने वाले रूम में ही राम सरकार की बॉडी पड़ी थी जब वो एक्टिव नहीं था। अब ये तो पता चल गया कि ये दोनों नौकर 48 घंटे पहले मरे थे, लेकिन इनके साथ हुआ क्या था? तो इनको टेस्ट करने के लिए भी आंटी ने ट्रैप लगाया हुआ था और ये दोनों उसमें फंस गए। खजाना चोरी करते हुए पकड़े गए और तांत्रिक ने दोनों को खत्म कर दिया और मरने के बाद इनकी लाश को भी आंटी कंट्रोल कर रही थी। उनके जरिए वो देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी और बोल भी सकती थी। इस तरह वो कहीं और बैठे बैठे चिराग पर नजर रख रही थी कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इनफैक्ट उसके फोन तक वो चेक करी थी, उसके बैग को भी चेक करी और देख ली कि उसके पास गन है। और फिर उसी गन से बाद में तांत्रिक ने ऐसे हवा में गोली चलाई थी धाएं, सिर्फ रोमा को सुनाने के लिए। चिराग को तो तांत्रिक अपनी शक्तियों से मारा था और रोमा को झूठ बोल दिए कि गुंडे लोग उसको गोली मारकर भाग गए। तो ये था पूरा सीन। और अब यहाँ पर राम सरकार और दूसरे आदमी की बॉडी को निकाला जा रहा था, क्योंकि इनको मरे 48 घंटे हो चुके थे, तो अब ये बॉडीज इनके काम की नहीं थी। अच्छा, चिराग का फोन तांत्रिक के पास ही था, तो आंटी को दिखाता है कि ये चिराग का फोन है। मुझे लग रहा है कि चिराग ने रोमा को सब बता दिया होगा। फिर आंटी फोन चेक करी तो वो चिराग के मैसेज देख ली जो रोमा को सेंड कर दिया था। फिर आंटी कहती है कि लगता है अब उसे सब ठीक से समझाना ही पड़ेगा। इतने में रोमा लैपटॉप लेने वापस आई तो लाशों को निकलते हुए देख ली और वो बहुत डर गई कि ये सब क्या चल रहा है।
फिर वो जैसे तैसे नज़र बचाकर चुपके से घर में घुसी, अपने रूम से लैपटॉप उठाई और चुपके से निकल ही रही थी कि तभी एक रूम से उसको आवाज़ आई। जब ये वहाँ देखने गई तो सामने चिराग खड़ा था उल्टा मुंह करके। फिर वो पलट कर उसे देखता है, सर पर वैसे ही हाथ फेरता है और कहता है गुड़िया, और यहीं पर ये फिल्म दी एंड हो जाती है। तो मतलब अब लास्ट में आंटी चिराग की लाश को कंट्रोल कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी मृत मूवी की एक्सप्लेनेशन। बजट भले ही कम है, लेकिन इस कहानी का जिगरा बहुत बड़ा है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट दिल को छू गया, इसलिए ये वीडियो खास आपके लिए बनाई है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार दिखाएं और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।